नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत की जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा, जो कि 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। दूसरा चरण फरवरी 2027 में संपन्न कराया जाएगा। दूसरे चरण में सभी व्यक्तियों की गिनती की जाएगी। तीसरा चरण मकान सूची तैयार की जाएगी। मकान सूची के तहत टोटल बेसिक जानकारी का डेटा इकट्ठा किया जाएगा, यानी कि जनगणना 2027 की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से की जाएगी और इसके अंतर्गत सभी जातियों का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि अब की बार भारत की जनगणना 2027 में सभी जातियों का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। भारत देश के अंदर जितनी भी जातियां निवास करती हैं, उन सभी जातियों का डेटा अब की बार एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले कि 2011 में जो जनगणना कराई गई थी वह डिजिटल जनगणना नहीं थी, वह कागजों पर सभी डेटा एकत्रित किए गए थे। लेकिन अब की बार 2027 में जो जनगणना कराई जाएगी वह पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से कराई जाएगी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का डेटा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा भारत सरकार की वेबसाइट पर। तो दोस्तों, यहां पर आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या जानकारी 2027 की जनगणना में आपसे मांगी जाएगी। जब भी अधिकारी आपके दरवाजे पर आएंगे तो कौन कौन सी जानकारी आपसे मांगेंगे, इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि जनगणना से आम नागरिक को क्या बेनिफिट मिलता है, जनगणना का उद्देश्य क्या है। ये सभी जानकारी आपको मिलने वाली इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी वाली वीडियो हमारे इस चैनल पर आपको लगातार देखने को मिलती रहती है। तो सबसे पहले यहां पर जान लेते कि फरवरी 2027 में जो दूसरा चरण कंप्लीट किया जाएगा जनगणना का, उसमें व्यक्तियों की गिनती की जाएगी, यानी कि प्रत्येक नागरिक की गिनती की जाएगी और आपसे यह पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, यानी कि परिवार के मुखिया का नाम क्या है, मुखिया की शैक्षणिक योग्यता क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, मुखिया विवाहित है या अविवाहित है, अगर वह विवाहित है तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, पत्नी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, अगर आपने अंतरराज्यीय विवाह किया है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। इसके अलावा आपके बच्चे कितने हैं, बच्चों की जानकारी देनी होगी, बच्चों की शैक्षणिक योग्यता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी देनी, यानी कि परिवार के अपने सभी सदस्यों की टोटल जानकारी आपको दूसरे चरण की जनगणना में आपको देना होगा। यानी कि अपने परिवार की टोटल जानकारी, परिवार के बारे में, परिवार में कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की मृत्यु हो चुकी है, जो मौजूदा सदस्य हैं उनका जन्म कब हुआ था, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो किस धर्म से हैं, आपकी जाति क्या है, ये सभी बेसिक जानकारी आपको दूसरे चरण में देनी पड़ेगी। अब यहां पर दोस्तों जान लेते हैं मकान सूची, यानी कि हाउस लिस्टिंग क्या है। मकान सूची जब तैयार की जाएगी जनगणना 2027 के माध्यम से, तो उसमें क्या क्या जानकारी आपसे मांगी जाएगी, तो यहां पर आपको बताते चले। मकान सूची तैयार करने में यह घर की पहचान की जाएगी, घर बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, त्रिपाल से बनाया गया है, झुग्गी झोपड़ी है, टीन शेड से बनाया गया है, या फिर कच्ची मिट्टी का बनाया है, या पक्की ईंटों का बना है, यानी कि मकान बनाने में किस मटेरियल का प्रयोग किया गया है, इसकी जानकारी आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा आपके पास कौन कौन से संसाधन उपलब्ध हैं, आप मोबाइल चलाते हैं या नहीं चलाते, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं या नहीं करते, आपके पास बैंक अकाउंट है या नहीं है, आपको सिलेंडर मिला है या नहीं मिला है, शौचालय योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, शौचालय आपके पास उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है, पीएम आवास योजना का लाभ मिला है या नहीं मिला है, इसके अलावा बिजली कनेक्शन है या नहीं है, आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, बीमारी का कारण क्या है, या कोई अन्य तरीके से कोई विकलांग व्यक्ति है, यह भी आपसे जानकारी मांगी जाएगी। इसके अलावा आपके पास 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, या
संसाधनों के बारे में जानकारी टोटल मांगी जाएगी। आप पशुपालक हैं, आप पशुपालन करते हैं, आपके पास पशु कितने, आप दूध का व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के बारे में आपसे भी जानकारी मांगी जाएगी। आप किसान हैं, आप कृषि करते हैं, कृषि करने के लिए किन संसाधनों का उपयोग करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, ये सभी जानकारी जनगणना 2027 में आपसे मांगी जाएंगी। आप लोगों से निवेदन है कि जो भी जनगणना के अधिकारी अगर आपके दरवाजे पर आते हैं तो आपको सही सही जानकारी देना है, बिल्कुल किसी बात को छुपाना नहीं है। हमारे द्वारा, आपके द्वारा अगर सही डेटा, सही जानकारी अगर दी जाएगी तो वह जानकारी, सही डेटा भारत सरकार के पास उपलब्ध होगा और उसी डेटा के आधार पर भारत सरकार द्वारा आने वाले समय में पंचवर्षीय योजनाओं का खाका तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको बताते चले, सन 2011 की जनगणना में जो डेटा तैयार किया गया था उसी डेटा के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी। जैसे कि आप जानते हो कि 7 करोड़ खाते जनधन योजना के माध्यम से खुलवाए गए थे, यानी बैंक अकाउंट। इसके अलावा गैस सिलेंडर वितरण किए गए थे। इसके अलावा 4 करोड़ आवास वितरण किए गए थे पूरे देश के अंदर। इसके अलावा शौचालय योजना चलाई गई थी, बिजली कनेक्शन योजना चलाई गई थी, यानी ये सभी योजनाएं मुफ्त चलाई गई थी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जनगणना के आधार पर ही पंचवर्षीय योजनाओं का खाका भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। तो यही आपसे निवेदन है कि आपके दरवाजे पर अगर कोई भी प्रगणक, पर्यवेक्षक यानी कि जनगणना अधिकारी आता है जनगणना करने के लिए, तो आपको सही सही ठोस जानकारी उनको देना है, क्योंकि सही डेटा जब सरकार के पास पहुंचेगा तो भारत सरकार द्वारा उसी डेटा के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन कर सकेगी। अब दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि 2011 की जनगणना और 2027 की जनगणना में फर्क क्या है। तो 2011 की जनगणना जो कराई गई थी वह कागजों पर आधारित थी, यानी कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया था वह कागजों पर इकट्ठा किया गया था। लेकिन 2027 में जो जनगणना कराई जाएगी वह पूर्ण रूप से डिजिटल तरीके से कराई जाएगी। यहां पर एक बात और आपको बताते चले, 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का डेटा इकट्ठा किया गया था, लेकिन 2027 में सभी जातियों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। यानी कि 2027 में जो जनगणना कराई जाएगी उसमें जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। भारत में जितनी भी जातियां निवास करती हैं उनका अलग अलग डेटा एकत्रित किया जाएगा, ताकि भारत सरकार यह तय कर सके कि जितनी जातियां भारत के अंदर निवास करती हैं उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी, आर्थिक हिस्सेदारी दी जा सके। तो दोस्तों 2011 की जनगणना और 2027 की जनगणना में यही दो बड़े फर्क हैं, यानी कि अब की बार डिजिटल तरीके से जनगणना कराई जाएगी और 2027 में अब की बार सभी जातियों का डेटा भी एकत्रित किया जाएगा। अब दोस्तों यहां पर बताते चले कि आखिरकार जनगणना का उद्देश्य क्या है। तो जनगणना का उद्देश्य यही होता है, साफ है, कि जनगणना कराने से सरकार के पास जनसंख्या का डेटा उपलब्ध हो जाता है, संसाधनों का डेटा उपलब्ध हो जाता है कि जनसंख्या के हिसाब से हमारे देश में कितने संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे देश में किस चीज की कमी महसूस हो रही है। ये जनसंख्या के डेटा के आधार पर ही सरकार तय कर सकती है कि आने वाले समय में पंचवर्षीय योजनाओं का खाका किस प्रकार से तैयार किया जाए। तो दोस्तों यही थी जानकारी जनगणना 2027 के बारे में। दोस्तों जैसे ही कोई लेटेस्ट जानकारी जनगणना 2027 के बारे में हमें प्राप्त होती है, वीडियो के माध्यम से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। आपके मन के अंदर कोई डाउट या सवाल है जनगणना 2027 के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।